Hello students, welcome to B2 Learning. Myself Devin Kataria and I am your physics mentor. तो बेटा I welcome you all to a very small yet important chapter that is properties of solids. हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है इसको, एक सवाल आता ही आता है और अपने को 4 नंबर देके जाएगा, ठीक है। तो हमें छोड़ने नहीं है बिकॉज फॉर अस एवरी क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। हमें 180 टारगेट करना है बेटा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बच्चे लाते हैं फिजिक्स में, ठीक है, और आप ही में से कुछ लाते हैं, ठीक है। सो उसी माइंडसेट से इस चैप्टर को पढ़ना है, बिल्कुल आराम से, इत्मीनान से, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल आराम से समझना है। जहां बोलूंगा वहां पे कॉपी करना है, प्रॉपर नोट्स बनाने, राइट। जितने फॉर्मूलाज बताऊंगा फॉर्मूला चार्ट्स पे ध्यान देना है। पार्ट 2 ऑफ एनसीईआरटी इज मोर फॉर्मूला बेस्ड, करेक्ट। तो अपने को फ्लो चार्ट्स, फॉर्मूला चार्ट्स बना करके चिपका लेने हैं दीवार पे और टाइम टू टाइम उन्हें याद रखना है, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, करेक्ट। समझेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फॉर्मूलाज एकदम टिप्स पे होंगे तो इट विल सेव टाइम इन द एग्जामिनेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक। और इसके अलावा इस चैप्टर को बहुत कंसाइज फॉर्म में करेंगे। काफी न्यूमेरिकल्स मैंने डाले हैं इसके अंदर ताकि आप साथ के साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाओ। तो जब आप इस लेक्चर को ले रहे हो तो पेन कॉपी पेपर के साथ लो, आप प्रॉपर नोट्स बनाते चलो। जैसे ही सवाल देता हूं वीडियो को पॉज करो, पहले खुद से सॉल्व करो, फिर देखो कितना सोल्यूशन बन पा रहा है, उसके बाद सोल्यूशन देखो, तभी मजा भी आएगा बेटा क्लास का। बिल्कुल क्लास की तरह चलाना है, तब मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो ये चैप्टर मतलब उतना बोरिंग है नहीं जितना ये लगता है। इट्स एन इंटरेस्टिंग चैप्टर, है ना। तो समझते स्टार्ट करते हैं लेक्चर के साथ, बैंग ऑन। बेटा देखो, हम इस चैप्टर में बात करेंगे ना प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की। और प्रॉपर्टीज ऑफ जो सॉलिड्स है ना, वो आप ऐसे समझो कि हमने अभी तक सॉलिड्स को रिजिड माना था, पत्थर की तरह। मतलब अगर आपने फोर्स लगाई तो भी हम ये मानते थे कि शेप में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर ब्लॉक पे फोर्स लगी तो ब्लॉक ही रहता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जब आप एक ब्लॉक पे फोर्स लगाओगे तो वो फोर्स क्या करती है, ब्लॉक को, शेप को चेंज करने की कोशिश करती है, उसमें डिफॉर्मेशन लाती है। समझे बात को। तो हम उस डिफॉर्मेशन, उसके आगे के एनालिसिस की बात करने वाले, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट, बिल्कुल आराम से, ठीक। सबसे पहले कुछ एक टर्म्स है जो समझ लेते हैं, जो बार बार रिपीट होंगी, तो है ना, एक बार समझ के निपटाते हैं। लिखना कुछ नहीं है इसके अंदर, आराम से समझना। पहले डिफॉर्मिंग फोर्स, नाम को पकड़ो, डिफॉर्मिंग। जो फोर्स बॉडी को डिफॉर्म करे उसे डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। यानी अगर आपने एक बॉडी पे फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से उसकी शेप चेंज हो गई, तो हम कह देंगे कि हाँ भैया ये फोर्स कैसी है, डिफॉर्मिंग फोर्स है, क्योंकि ये बॉडी को डिफॉर्म कर। बोले क्लियर सर। अगला टर्म आएगा रीस्टोरिंग। रीस्टोरिंग मतलब जो रीस्टोर करे। अरे भाई आपने डिफॉर्म कर दिया, बॉडी चुप थोड़ी बैठेगी। जैसे ही आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटाओगे वो बॉडी अपनी शेप को रीगेन करने की कोशिश करेगी, अपनी डिफॉर्मेशन को रीगेन करने की कोशिश करेगी। किसकी मदद से? रीस्टोरिंग फोर्स की मदद से। तो रीस्टोरिंग इज एन इंटरनल फोर्स जो कब डेवलप होती है, जब आप बॉडी को डिफॉर्म करते हो। एक स्प्रिंग लो और उसको खींचो जरा, तो जब स्प्रिंग को खींचा तो आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के खींचा, उसे डिफॉर्म कर दिया। जैसे हटाओगे स्प्रिंग वापस अपनी जगह पे जाएगी। किसकी वजह से? स्प्रिंग फोर्स की वजह से। वो यहां पे क्या है? रीस्टोरिंग फोर्स। बोले सर एकदम क्लियर हो गया। मैंने कहा बढ़िया। इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ मटेरियल की, ठीक। हम बार बार एक टर्म सुनेंगे जिसको कहते हैं इलास्टिक। इलास्टिक का क्या मतलब बेटा? जो बॉडी डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने पर अपनी पोजीशन को रीगेन करने की कोशिश करे, डिफॉर्मेशन को रीगेन करने की कोशिश करे, करेक्ट, वो बॉडी तो होती है इलास्टिक। और उसकी जो प्रॉपर्टी की वजह से रीगेन करता है उस प्रॉपर्टी को कहते हैं इलास्टिसिटी। बोले ठीक है सर, मतलब प्रॉपर्टी तो इलास्टिसिटी हो गई और जो बॉडी है वो इलास्टिक हो गई। मैंने कहा बिल्कुल। दोबारा बताऊं, मैंने कहा एक बॉडी ली, उसको आपने डिफॉर्म किया, फिर डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दी बॉडी वापस एक्सपैंड करने लगेगी। तो एक्सपैंड जब करती है तो जिस प्रॉपर्टी की वजह से एक्सपेंड करती है उसे कहते हैं इलास्टिसिटी। और जो बॉडी होती है जो एक्सपेंड कर पाती है उस बॉडी को कहते हैं इलास्टिक बॉडी। लाइक रबर, खींच के छोड़ा वापस अपनी जगह पे चला गया। बोले सर अब क्लियर है, ठीक। अब ये जब रीगेन कर रही है, भैया आपने डिफॉर्मेशन हटाया, डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया, वो अपनी बॉडी की शेप को रीगेन करने की कोशिश कर रही है। अब 3 काम हो सकते हैं, या तो पूरा डिफॉर्मेशन रीगेन करके पहले जैसी बन जाए। अगर पूरा रीगेन कर लिया तो ये परफेक्ट बॉडी है, परफेक्टली इलास्टिक। कोई बोलता है जैसे रबर की बॉल है, दबाया छोड़ा पूरी वापस अपनी जगह आ गई। रबर इलास्टिक है, छोड़ा वापस अपनी जगह पे चला गया, मतलब वो कैसा है? परफेक्टली इलास्टिक। बट अगर उसी की जगह मेरे पास क्ले होती, मिट्टी, चिकनी मिट्टी, उसकी गेंद को मैंने डिफॉर्म किया, छोड़ता, बेटा वैसे की वैसे रह जाती, बिल्कुल भी डिफॉर्मेशन रीगेन नहीं करती। मतलब बिल्कुल भी नहीं कर रही है तो उसे बोलेंगे परफेक्टली प्लास्टिक।
परफेक्टली प्लास्टिक। और अगर कहता है कि भाई थोड़ा रिगेन कर लिया, थोड़ा रह गया, तो फिर वो क्या बन जाएगा, पार्शियली इलास्टिक या पार्शियली प्लास्टिक। तो पूरा डिफॉर्मेशन रिगेन कर लिया, परफेक्टली इलास्टिक, बिल्कुल भी नहीं किया, परफेक्टली प्लास्टिक, थोड़ा कर लिया तो पार्शियली इलास्टिक, पार्शियली प्लास्टिक, बात खत्म। इससे ज्यादा इसको ड्रैग नहीं करना टॉपिक, ठीक है। तो आई एम श्योर ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। आपको लगता है तो आप नोट कर लो, बाकी दिमाग के अंदर टर्म से पता चल जाता है, तो आई डोंट थिंक इसमें ज्यादा एनर्जी इन्वेस्ट करनी चाहिए, राइट। सो फिर भी मैं स्पेस देता हूं, यू कैन कॉपी इट एंड मैं लेक्चर के साथ आगे बढ़ता हूं, ठीक। बेटा एक और थ्योरेटिकल पॉइंट, इस पे ना स्ट्रेट क्वेश्चंस बनते हैं, 2-3 तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं, तो थोड़ा संभाल के ना अच्छे से, इसको हल्के में मत लेना। हमने कहा कि हम रीजन ऑफ इलास्टिसिटी की बात करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि ये देखें कि भाई ये इलास्टिसिटी होती क्यों है, ठीक है। तो मैंने कहा उसको समझने के लिए हम एक ग्राफ बनाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटर एटॉमिक सेपरेशन। यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर क्या है, इंटर एटॉमिक सेपरेशन। अपनी कॉपी में लिख लेना। ये ग्राफ बेटा आपने कई दफा देखा होगा, ये ऐसे ग्राफ बनता है, ठीक है। यहां पर अगर आप देखोगे तो एक किसी स्पेसिफिक आर नॉट पे जब हम देखते हैं तो हमें ये दिखाई देता है, एक किसी स्पेसिफिक आर नॉट पे हमें ये दिखाई देता है कि यहां पर जो एनर्जी आती है बेटा, ये एनर्जी कितनी आती है, मिनिमम आती है, करेक्ट। मतलब मैं अगर इस आर नॉट पे बात कर रहा हूं तो मुझे एनर्जी क्या दिखाई दे रही है, मिनिमम। अब बेटा देखो बेसिक लॉ ऑफ साइंस समझो, दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है दैट इज टू रिड्यूस एनर्जी एंड मैक्सिमाइज स्टेबिलिटी। एनर्जी जितनी कम, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, यानी जहां पे एनर्जी मिनिमम है बेटा, यहां पर अगर मैं बात करूं तो जो स्टेबिलिटी है वो क्या है, मैक्स स्टेबिलिटी। यानी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, मैं बिल्कुल एकदम बेसिक फंडामेंटल पे जा रहा हूं, जो कुछ भी होता है दैट इज टू मिनिमाइज एनर्जी एंड मैक्सिमाइज स्टेबिलिटी। यानी हर कोई कहां रहना चाहता है, कम से कम एनर्जी पे रहना चाहता है, कम से कम एनर्जी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी, ठीक। यानी हर कोई यहां रहना चाहता है, मतलब जितने भी मटेरियल है वो सारे के सारे यहां रहना चाहते थे, यहां रहना चाहते थे। आपने जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, अब फोर्स लगा के या तो बॉडी को खींचोगे या तो दबाओगे। अगर खींचा तो आर बढ़ जाएगा, करेक्ट, और अगर दबाया तो आर घट जाएगा। बेटा दोनों ही केसेस में ध्यान से देखो, जो एनर्जी आ रही है, देखो कम किया तो यहां और खींचा तो एनर्जी यहां, एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। मतलब आपने एनर्जी को इंक्रीज कर दिया बाय एप्लीकेशन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। एनर्जी बढ़ाने का मतलब आपने क्या कर दिया, स्टेबिलिटी घटा दिया। तो जब तक फोर्स लगा के रखोगे तो ठीक है, जैसे ही फोर्स हटाया वो तो कहां जाएगा, यहां जाएगा। कहां जाएगा, वो तो मिनिमम एनर्जी पे जाने लगेगा। इसलिए जब बॉडी को आपने कंप्रेस किया था तो कंप्रेस करने के बाद जैसे ही छोड़ा, ये वापस यहां से निकलेगा और ये यहां से होता हुआ वापस अपनी जगह पे जाएगा। यहां से छोड़ोगे तो ये वापस अपनी जगह यहां पर आएगा। मतलब ये कि बेटा बॉडी इलास्टिसिटी शो करेगा, खींच के छोड़ोगे वापस अपनी जगह जाना चाहेगा। दिस इज द रीजन ऑफ इलास्टिसिटी। तो कोई अगर पूछ ले तो रीजन क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटर एटॉमिक सेपरेशन का जो ग्राफ है, राइट, दैट इज द रीजन ऑफ इलास्टिसिटी। सो इफेक्टिवली आप ऐसा कह सकते हो, व्हेन यू अप्लाई फोर्स, इसको ना पॉइंट बना के लिख लेना अपनी कॉपी में, करेक्ट, व्हेन यू अप्लाई डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक, देन द इंटर एटॉमिक सेपरेशन यानी आर इधर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी इंक्रीजेस एंड स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। ठीक, मैंने क्या कहा कि ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स आर चेंजेस, जिसकी वजह से एनर्जी इंक्रीजेस। इफ एनर्जी इंक्रीजेस देन यू कैन से स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। सो व्हेन यू रिमूव द फोर्स, बॉडी टेंड्स टू अटेन स्टेबिलिटी एंड हंस कम बैक और हेंस ट्राइज टू कम बैक टू द इनिशियल पोजीशन। ठीक, और इलास्टिसिटी शो कर देता है। बोले ठीक है सर, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब मेरे हिसाब से आपको वीडियो को पॉज कर लेना चाहिए और ये सारा इंफॉर्मेशन अपनी कॉपी में डाल देना चाहिए और तरीके से अपनी लैंग्वेज में लिख लेना चाहिए कि रीजन क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, क्लियर? तो आप ये काम कर लो वीडियो पॉज करके और मैं आगे लेके चल रहा हूं इसको। इसके बाद मैं एक चीज और बताना चाह रहा था, एक चीज ये बताना चाह रहा था बेटा कि मान लो कभी कभी आपसे बोला जाएगा कि भाई हमें क्या करो, पोटेंशियल एनर्जी के साथ साथ फोर्स का ग्राफ भी बना के दे दो। ठीक भाई, F वर्सेस R, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ग्राफ अगेन सिमेट्रिक ऐसा कैसे रहेगा, बस यहां पर एक पॉइंट जो आएगा R0 वो यहां पर आएगा जहां फोर्स 0 है। आप खुद सोचो ना बेटा, R0 के ऊपर अगर आप स्लोप देखोगे, स्लोप मैं थोड़ा डेप्थ में जा रहा हूं, स्लोप की बात करोगे तो स्लोप जो होता है UR ग्राफ का,
F इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर। तो इसका जो स्लोप होता है वो क्या होता है, फोर्स होता है। ठीक है, मैं लिख देता हूं, आप परेशान मत हो। मैंने कहा स्लोप ऑफ यू आर इज इफेक्टिवली व्हाट, फोर्स। तो बेटा यहां आर नॉट पे स्लोप क्या है, जीरो, टेंजेंट ऐसे बनेगी हॉरिजॉन्टल, इस वजह से फोर्स यहां पर जीरो है, ऐसे याद रखना। ठीक, इसके अलावा यह भी ध्यान रखना कि देखो आर नॉट से पहले जब आप देखोगे कि बॉडी को कंप्रेस किया, ठीक है, तो बॉडी वापस जाने के लिए क्या करेगा, धक्का देगा ना एक दूसरे को। भैया आपने आर नॉट से कम कर दिया, पास ले आए उनको, जैसे फोर्स हटाओगे दूर दूर जाएगा। तो यानी आर नॉट से पहले फोर्स कैसी रहती है, रिपल्सिव रहती है। ये क्वेश्चन आता है बेटा कई बार कि जब फोर्स पॉजिटिव, देखो वो एक्सिस से ऊपर है तो पॉजिटिव, इसका मतलब रिपल्सिव, और आर नॉट के बाद तो आप खींच रहे हो, छोड़ोगे तो अट्रैक्ट करके पास आ जाएगा, इसका मतलब यहां पे फोर्स कैसी आएगी, अट्रैक्टिव। अरे समझ गए ना? ठीक, तो ये ध्यान रखना, अट्रैक्टिव फोर्स कैसी होती है, नेगेटिव, एंड रिपल्सिव फोर्स कैसी होती है बेटा, पॉजिटिव। ठीक है, तो देखो इसके अंदर ये सारे पॉइंट्स एक बार कॉपी कर लो, समझ लो, नहीं समझ आया एक बार दोबारा देख लो। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, है ना। और मैंने इसमें एक आपको अगर मैं समराइज करूं तो आपको एक तो याद रखना है रीजन ऑफ इलास्टिसिटी इज पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ। दूसरा आप ये कह सकते हो कि आर नॉट पे एनर्जी मिनिमम है, स्टेबिलिटी मैक्सिमम है। तो जब आप डिफॉर्म करते हो, एनर्जी बढ़ाते हो, इस वजह से वो बॉडी वापस आने की कोशिश करती है। इसके अलावा आप ये देख सकते हो कि जो एफ आर ग्राफ है वो डायरेक्ट ऐसे बनता है। हो सकता है कभी डायरेक्ट ग्राफ ही पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट, तो आपको सिर्फ टिक करना है, पता होगा तो कर दोगे दोनों ग्राफ। ये पूछ सकता है कि आर नॉट से पहले फोर्स रिपल्सिव है कि अट्रैक्टिव है, तो याद रखना व्हेन आर इज लेस देन आर नॉट, फोर्सेस विल बी व्हाट, रिपल्सिव। आर इज ग्रेटर देन आर नॉट, देन फोर्सेस विल बी व्हाट, अट्रैक्टिव। हो सकता है यही पूछ ले कि नेगेटिव फोर्सेस कैसी होती है, तो नेगेटिव अट्रैक्टिव, पॉजिटिव रिपल्सिव। तो ऐसे 5-6 थियोरेटिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं, बस यही थ्योरी वाला पार्ट है, इसके बाद तो सारा न्यूमेरिकल पे जंप कर जाएंगे। ठीक है, सो टेक योर टाइम, टेक अ डीप ब्रेथ, राइट, एंड नोट इट डाउन, राइट। और बेटा अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू दैट, है ना, बिकॉज आई विल कीप ऑन अपलोडिंग वेरी गुड वीडियो लेक्चर्स। अभी मैं पूरी सीरीज कंप्लीट करूंगा, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी सेपरेटली। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन। ओके, अब बेटा ध्यान से सुनना, हम बात कर रहे हैं अब मैथमेटिकल पार्ट पे। तो मैथमेटिकल पार्ट में देखो हमें जो सबसे पहली चीज हैंडल करनी आनी चाहिए, दैट इज स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस तो वैसे भी हैंडल करना आना चाहिए, राइट। तो अगर हम स्ट्रेस की बात करते हैं बेटा, स्ट्रेस होता क्या है, सबसे पहले आप ऐसे सोचो, बॉडी को आपने डिफॉर्म किया तो उस पर क्या लगाया, फोर्स लगाया, फोर्स। और फोर्स किस पे लगाया, कुछ एरिया पे लगाया, करेक्ट। तो इफेक्टिवली डिफॉर्मिंग और रिस्टोरिंग कोई भी हो सकता है, दोनों बराबर ही है। फोर्स खाली मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, पर यूनिट एरिया, यानी फोर्स अपॉन एरिया इज एक्चुअली व्हाट, स्ट्रेस। आप ऐसे समझो बेटा, स्ट्रेस इज बेसिकली फोर्स अपॉन एरिया, जस्ट लाइक प्रेशर। तो अब आप जब फोर्स लगाते हो ना बॉडी पे, तो उसको प्रेशराइज करते हो, उसी का मैथमेटिकल मेजर क्या बन जाता है, स्ट्रेस बन जाता है। आई एम श्योर ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो हमने क्या बोला कि स्ट्रेस की अगर बात करें बेटा, इसको किससे डिनोट कर रहा हूं मैं, सिग्मा से। कई सारे वेरिएबल्स हैं, मैं सिग्मा से डिनोट कर रहा हूं, तो इट कैन बी रिटन एज एफ अपॉन ए, एफ अपॉन ए। अगर मैं ब्रॉडली बात करूं तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करूं तो कितना आ जाएगा, m1। ठीक है, इसके अलावा L-1 एंड T-2, इट्स बेसिकली दैट ऑफ प्रेशर। तो जो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला था वही स्ट्रेस का होगा। अगर यूनिट की बात करेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बहुत बेसिक सी चीज है। अब बेटा स्ट्रेस को क्या करेंगे, हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। देखो ये पार्ट समझ गए ना, तो यही काम स्ट्रेन के साथ करना है, यही काम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के साथ करना है। तो बिल्कुल आराम से समझना, बिना किसी हड़बड़ी के। ठीक है, मैं टाइम दे दूंगा लिखने के लिए। तो आपने पहले ये समझ लिया। अब 3 टाइप के स्ट्रेसेस देखते हैं। हमने कहा एक बार हमारे पास एक सिलेंड्रिकल वायर जैसी है, सिलेंड्रिकल वायर जैसी है, जिसकी लेंथ मैं कितनी मान लेता हूं, L। अब मैंने इस पे क्या किया बेटा, इस पे मैंने कुछ ना फोर्स लगाई इस तरीके से। ठीक है, मैंने क्या किया, इस पे फोर्सेस लगा दी ऐसे कुछ, एक बार तो ऐसे खींचा और एक बार मैंने फोर्स का डायरेक्शन थोड़ा सा रिवर्स कर दिया इस तरीके से। तो इफेक्टिवली मैंने 2 केसेस ले लिए, मैंने दोनों पे फोर्सेस लगाई। ठीक, मैंने कहा यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इसको खींचने की कोशिश कर रहा हूं अलोंग द लेंथ। ठीक, यहां पर मैं दबाने की कोशिश कर रहा हूं, ये भी क्या कर रहा हूं, अलोंग द लेंथ। तो ये जो टाइप का स्ट्रेस है
जिसमें फोर्स अलोंग द लेंथ लगती है, बेटा इसको हम क्या कह देते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। मैंने क्या कहा, सबसे पहले लॉन्गिट्यूडिनल, नाम को पढ़ो ठीक से, लॉन्गिट्यूडिनल मतलब अलोंग द लेंथ, अलोंग द लेंथ, व्हेन फोर्स एक्ट्स अलोंग द लेंथ, करेक्ट। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैथमेटिकली अगर लिखना है तो मैं सीधे सीधे क्या लिख सकता हूं, F बाय A। फोर्स कौन सी होनी चाहिए बेटा, ये जो फोर्स हमने अप्लाई की है, करेक्ट, ये जो फोर्स हमने अप्लाई किया, किसी भी केस में ले लो एक ही बात है, तो जो अलोंग द लेंथ फोर्स अप्लाई किया। और बेटा एरिया का मतलब ये क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है ना, इसे कैपिटल ई कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है वो, और इसके परपेंडिकुलर जो फोर्स है वो, तो ये F बाय A जब कर देंगे बेटा, तो इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्ट्रेस को क्या कह देंगे, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस कह देंगे। कोई दिक्कत, ये जो मैंने दो केस बनाए ना बेटा, इन दो के भी नाम होते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल में ही इसको देखोगे तो ये खींच रहा है, टेंशन क्रिएट कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम टेंसाइल कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं, टेंसाइल, टेंसाइल। और बेटा इसके अंदर ये क्या कर रहा है, इसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए इसे क्या कह सकते हैं, कंप्रेसिव। ऑल्दो हमको इतना डेप्थ में जाना नहीं है, मैं जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ठीक है। हमारे लिए ये लॉन्गिट्यूडिनल वर्ड काफी है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, करेक्ट। तो आई एम श्योर बेटा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस समझ आ गया होगा। अभी कॉपी नहीं करना, अभी रुक जाओ, एक साथ तीनों कॉपी करेंगे, है ना, समझो अच्छे से। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस के बाद बेटा अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला जो हमारे पास टाइप ऑफ स्ट्रेस है वो क्या है, हमारे पास एक क्यूब जैसा था, हमने एक क्यूब लिया हुआ था, ये ऐसे रखा हुआ था मान लो सरफेस पे, हमने इस पे कुछ फोर्स लगाई कैपिटल F, ठीक। जब फोर्स लगाऊंगा बेटा तो आप खुद देखो, ये अपनी जो पोजीशन थी उससे थोड़ा डिस्प्लेस हो जाएगा। मैंने नीचे से पकड़ा हुआ है इसको, नीचे से पकड़ा हुआ है और ऊपर से फोर्स लगा रहा हूं, तो ये सरफेस तो ऐसा कैसा रह गया, ऊपर वाला सरफेस फोर्स के एप्लीकेशन की वजह से कहां मूव कर गया, थोड़ा आगे मूव कर गया, समझा बेटा, आगे मूव कर गया, ठीक है, करेक्ट। तो ये जो फोर्स लग रही है, ये जो फोर्स लग रही है, क्या ये इस क्रॉस सेक्शन यानी जो प्लेन है इसके डायरेक्शन में लग रही है, इसके टेंजेंशियली लग रही है, इसको शेयर करते हुए जा रही है, इसीलिए इसको हम क्या कह देते हैं बेटा, इसे हम कह देते हैं शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस देखो नाम से पता चल रहा है, शियर स्ट्रेस। शियर को हम और क्या कह सकते हैं, टेंजेंशियल भी कह सकते हैं, मैं लिख देता हूं, टेंजेंशियल, टेंजेंशियल। तो बेटा शियर या टेंजेंशियल नाम से ही पता चल रहा है, जब फोर्स जो भी क्रॉस सेक्शन है उसके टेंजेंट के अलोंग उसको शेयर करते हुए जाए, करेक्ट। देखो यहां पे क्या था, ये क्रॉस सेक्शन था, फोर्स परपेंडिकुलरली लगी थी, यहां पर अलोंग द लेंथ लगी थी, यहां पर सरफेस के टेंजेंट डायरेक्शन में लग रही है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, इसलिए इसको शियर या टेंजेंशियल स्ट्रेस कहते हैं। वही सिग्मा, करेक्ट, वहीं पे क्या लिख देंगे F और वही क्या लिख देंगे A। फर्क कितना सा है बेटा, टेंजेंशियल फोर्स और एरिया कौन सा है, ये वाला क्रॉस सेक्शन का एरिया। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू, करेक्ट। तो ये हो गया शियर स्ट्रेस। इसके बाद थर्ड वन पूरा देखेंगे, फिर एक साथ लिखना है बेटा, ध्यान से सुनना, ठीक है। थर्ड वाला जो है हमारे पास, दैट इज, इसको हम कहते हैं बेटा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक या फिर बल्क स्ट्रेस भी कहा जाता है, कई बुक्स में बल्क स्ट्रेस, कहीं पे वॉल्यूमेट्रिक। तो देखो इसमें क्या करते हैं, एक बॉडी ली और मैंने क्या किया, उसको किसी लिक्विड में रख दिया, बॉडी को लिक्विड में रख दिया। जब लिक्विड में रख दिया तो लिक्विड में रखने की वजह से क्या होता है बेटा, इसके ऊपर जो फोर्सेस लगती हैं वो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर डायरेक्शन में लगती हैं, और ये पूरी बॉडी की वॉल्यूम को कम करने की कोशिश कर रही है। आप ऐसे समझो ना बेटा, किसी ब्लॉक को या बॉल को पानी में डुबो दिया तो पानी हर जगह से उसको कंप्रेस करने की कोशिश करेगा, फोर्स हमेशा परपेंडिकुलरली लगेगी हर पॉइंट पर, करेक्ट। तो इस टाइप का जो स्ट्रेस है जिसमें वॉल्यूम कम होने की कोशिश हो रही है, देखो पहले लेंथ पे लगा, फिर एरिया पे लग रहा है, अब हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम पे, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, या पूरा का पूरा बल्क को कम करने की कोशिश करता है, इसलिए इसको कहते हैं बल्क स्ट्रेस। तो यहां पर अगर देखेंगे बेटा तो मैं बल्क स्ट्रेस को क्या लिख सकता हूं, आई कैन राइट बल्क स्ट्रेस एज सिग्मा इक्वल टू वही F अपॉन A, लेकिन अब की बार कौन सा वाला फोर्स, ये जो सारा नॉर्मल फोर्स लग रहा है, एरिया कौन सा, पूरा का पूरा एरिया। बेटा फ्लूइड में आप आगे जाके पढ़ोगे कि दिस नॉर्मल फोर्स बाय एरिया को हम क्या कहते हैं, हम प्रेशर कहते हैं, P। यानी कि बल्क स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज इफेक्टिवली प्रेशर। तो देखो प्रेशर इज अ स्पेशल केस ऑफ स्ट्रेस कह सकते हो आप, समझ गए मेरी बात को। तो मैं पूरा समराइज करता हूं, अगर आपने फोर्स लेंथ के अलोंग लगाई, लेंथ के अलोंग खींच भी सकते हो, कंप्रेस भी कर सकते हो, ठीक
ठीक है, खींचने वाले को टेंसाइल, नहीं तो कंप्रेसिव ओवरऑल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, एफ अपॉन ए बोलेंगे। यहां पे फोर्स जो है वो क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर आनी चाहिए, ठीक है, और जो लेंथ ऑफ द बॉडी है उसके अलोंग आनी चाहिए। फिर हमने कहा शेयर या टेंजेंशियल, यहां पे जो फोर्स है ये प्लेन के अलोंग लगनी चाहिए टेंजेंशियल डायरेक्शन में, वही एफ अपॉन ए कर देंगे, ए एरिया और एफ टेंजेंशियल फोर्स कर देंगे। और तीसरा हमने कहा वॉल्यूमेट्रिक और बल्क स्ट्रेस, जब बॉडी को पूरे पानी में डाल दिया, लिक्विड में डाल दिया, किसी फ्लूइड में डाल दिया, तो जो पूरा प्रेशर उस पर लग रहा है एफ अपॉन ए, नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक और बल्क स्ट्रेस। करेक्ट। तो बेटा अब आप पूरा कॉपी कर सकते हो, वीडियो को पॉज कर लो, स्ट्रेस की यूनिट डायमेंशंस वगैरह लिख लो, ठीक है, तीनों टाइप का स्ट्रेस कॉपी कर लो और दिमाग में फिट कर लो, क्योंकि इसी 3 तरीके का स्ट्रेन भी आएगा, इसी 3 तरह का मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी पे आएगा, फिर उस पर न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है। तो हम एक एक करके करेंगे, अभी हम क्वेश्चंस उठाएंगे स्ट्रेसेस पे, तब जाके स्ट्रेन पे चलेंगे। तो मैं पहले थोड़ा थोड़ा पढ़ाते जाऊंगा और क्वेश्चंस करवाते जाऊंगा, और वो क्वेश्चंस आपको कर रहे हैं ना कि मेरे को, और जितना भी आंसर्स आता है ट्राई टू पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, तो मुझे पता चले कि आप सॉल्व भी कर रहे हो कि नहीं कर रहे। ऑल्दो बहुत रेयरली बच्चे ऐसा करते हैं, बट आई स्टिल रिक्वेस्ट, कीप ऑन रिक्वेस्टिंग, ठीक है। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करो, मैं स्पेस देता हूं एंड आई विल मूव अहेड विद द लेक्चर। सो आई एम श्योर आपने पूरा का पूरा कॉपी कर लिया होगा बेटा, ठीक है, राइट। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल्स, ठीक है। पहले मैं क्वेश्चन पूरा समझाऊंगा, फिर आप वीडियो पॉज करके ट्राई करना है, उसके बाद सोल्यूशन देखना है। बोले ठीक है सर, डन डन। देखो आपको बताना है नॉर्मल एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस एक्सपीरियंस बाय क्रॉस सेक्शन ए बी ऑफ द गिवन सिलेंडर बाय अप्लाइड फोर्स। मैं डायग्राम बनाऊंगा आपके लिए, तो अच्छे से समझना, ठीक। तो मैंने कोई एक क्रॉस सेक्शन, मैंने कोई सरफेस ले लिया ऐसी, है ना, रेंडमली, और मैंने क्या किया, इस सरफेस से लेट्स से एक सिलेंडर टाइप का मैं बनाने जा रहा हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है, लेट्स सी, और इस पर एक फोर्स भी लगा देते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन तैयार है, अब अपन अपनी बेसिक लैंग्वेज पे आते हैं, ध्यान से सुनना। तो मैंने कहा कि भाई ये मेरे पास एक सिलेंडर दे रखा है और मुझे ये दे रखा है ना, ध्यान से सुनना, मुझे ये वाला जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये कितना दे रखा है, ये ए दे रखा है, ठीक है, क्लियर। इसके अलावा ये जो फोर्स कैपिटल एफ है ये दे रखी है, ठीक। इसके अलावा मुझे ये भी गिवन है बेटा कि ये जो एंगल है ना, ये छोटा वाला, ये एंगल कितना दे रखा है, थीटा दे रखा है, और वो जो क्रॉस सेक्शन बोल रहे हैं ना ए बी, उसमें ए है ये और बी है ये, यानी इफेक्टिवली मुझे जिसके साथ डील करना है दैट इज दिस क्रॉस सेक्शन। मुझे इस क्रॉस सेक्शन की बात करनी है ए बी, मुझे बताना है कि ए बी पे, है ना, नॉर्मल और टेंजेंशियल स्ट्रेस कितना होगा। देखो नाम से पता चल जाना चाहिए, नॉर्मल स्ट्रेस के लिए जो ये ए बी क्रॉस सेक्शन है, फोर्स इसके नॉर्मल होनी चाहिए परपेंडिकुलर, और टेंजेंशियल के लिए फोर्स इसके टेंजेंट के लॉन्ग होनी चाहिए। आप खुद थोड़ा सोचो ना, ये जो कैपिटल एफ है, ये जो कैपिटल एफ है हमारे पास, ये जो कैपिटल एफ है, इसके क्या हम 2 कंपोनेंट नहीं ले सकते, एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये कंपोनेंट नॉर्मल आएगा, ये कंपोनेंट टेंजेंट के लॉन्ग आएगा, वो फोर्स डिवाइडेड बाय दिस एरिया, दैट विल गिव यू द आंसर। सो नाउ यू पॉज द वीडियो एंड नाउ यू ट्राई एंड सॉल्व द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। ट्राई करो, अटेम्प्ट करो, देखो कर पाते हो कि नहीं कर पाते, उसके बाद फिर सोल्यूशन देखना है, ठीक है। मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, आप लोग पॉज करके करो, उसके बाद सोल्यूशन देखना है, ठीक। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, लेट्स सी, सोल्यूशन की बात करते हैं। तो मैंने कहा मुझे एक बात तो समझ आती है कि अगर मुझे नॉर्मल स्ट्रेस चाहिए होता तो मुझे लिखना चाहिए था एफ नॉर्मल अपॉन एरिया ऑफ ए बी। अगर मुझे टेंजेंशियल स्ट्रेस चाहिए था तो मुझे लिखना चाहिए था एफ टेंजेंशियल डिवाइडेड बाय ऑफ कोर्स एरिया ऑफ ए बी। तो मुझे एक तो ये दोनों फोर्सेस चाहिए, नॉर्मल और टेंजेंशियल, एक एरिया भी चाहिए ए बी का। एरिया के लिए मैं कह रहा हूं, देखो ध्यान से सुनना, ये वाला एरिया मुझे नहीं पता कितना था, मैं इस एरिया को क्या बोलता हूं, ए डैश। ये वाला एरिया मेरे पास कितना दे रखा है, ए, और ये एंगल कितना है, थीटा। तो इफेक्टिवली आई कैन राइट ए डैश कॉस थीटा इज इक्वल टू ए। अब आप इस आर्ग्यूमेंट में मत जाना कि सर एरिया तो परपेंडिकुलर होता है, बिल्कुल होता है। इफेक्टिवली जो ए का डायरेक्शन है वो ये है, ए डैश ये है, वो डायग्राम बनाऊंगा तो समझना मुश्किल हो जाएगा, तो सिंपल रखो, दोनों से सेम ही आंसर आता है, ए डैश कॉस थीटा इक्वल टू ए। बोले ठीक है सर ये तो आसान है, यहां से ए डैश कितना आ गया अपने पास, ए बाय कॉस थीटा, एक टर्म निकल के आ गया। बोले हाँ सर निकल के आ गया। दूसरा चीज आपको फोर्स का कंपोनेंट चाहिए था, आराम से सुनना, फोर्स का अगर कंपोनेंट चाहिए तो पहले 2 परपेंडिकुलर लाइंस बना लेते हैं, एक तो बेटा ये, एक तो बेटा ये,
ठीक है, अब वापस आ जाओ। देखो एंगल की अगर बात करेंगे बेटा, तो आप ऐसे समझो कि ये एंगल अगर थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा। ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी क्या होगा, थीटा। ठीक, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल थीटा थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा बचे। यहां से ये जो कंपोनेंट आएगा फोर्स का, दिस विल बी एफ कॉस थीटा। ये जो कंपोनेंट आएगा बेटा फोर्स का, ये आ जाएगा एफ साइन थीटा। आई थिंक हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। देखो एफ नॉर्मल, ये रहा नॉर्मल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, ठीक, क्योंकि ये जो एरिया था ए बी इससे परपेंडिकुलर है, और ए डैश की जगह अपने पास कितना है बेटा, ए बाय कॉस थीटा। ठीक, नॉर्मल स्ट्रेस आ गया। ऐसे ही बेटा एफ टी की बात करेंगे तो देखो टेंजेंशियल फोर्स कितना है, एफ साइन थीटा डिवाइडेड बाय एरिया फिर से कितना, ए बाय कॉस थीटा। ये आ जाएगा बेटा टेंजेंशियल स्ट्रेस। समझ गए बात को? तो आपके पास नॉर्मल और टेंजेंशियल दोनों स्ट्रेसेस आ गए। ये याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। इनफैक्ट एड ऑन देखो जरा, इसी में कह सकता है कि कितना एंगल हो कि मेरे पास टेंजेंशियल स्ट्रेस मैक्सिमम हो जाए या मिनिमम हो जाए, आई डोंट नो, कुछ भी पूछ सकता है। तो आप ऐसे समझो, यहां से इसी सिग्मा टी को क्या मैं लिख सकता हूं, ध्यान से सुनना, एफ, ये कॉम्पोनेंट यहां से हटा के साफ सुथरा यहां लिख दूं, इसको यहां लिख देते हैं, एफ साइन थीटा को। ठीक, देखो ये कॉस ऊपर जाएगा तो बेटा ये बनेगा एफ बाई ए, ठीक है, एफ बाई ए, और साथ में बनेगा बेटा साइन थीटा कॉस थीटा। इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से देखो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा हमारे पास कितना है, साइन 2 थीटा। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, अगर आपको इसको मैक्सिमम चाहिए तो साइन थीटा 2 थीटा को क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम। ये मैक्सिमम कब होगा बेटा, जब थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। आंसर। समटाइम दे माइट आस्क कि बताओ कितना एंगल हो कि टेंजेंशियल स्ट्रेस मैक्सिमम हो जाए, तो आप सीधा सीधा कितना एंगल बताओगे बेटा, 45 डिग्री। तो एक ही क्वेश्चन में देखो, नॉर्मल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस और उसकी मैक्सिमम वैल्यू, 3 सवाल छुपे हुए हैं। हम इसी तरीके से न्यूमेरिकल्स को उठाएंगे। ठीक है, तो आई एम श्योर इट वाज हेल्पफुल, है ना। आराम से इसको समझ लो, कॉपी कर लो, दिमाग में फिट कर लो, है ना। उसके बाद ही बेटा आगे बढ़ना, है ना। मैं लेक्चर को आगे लेके चलूंगा, बट आप यहाँ वीडियो पॉज करो, समझो, फिर आगे बढ़ना। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। ठीक है, तो मैंने एक एग्जाम्पल और लिया है, 1-2 एग्जाम्पल और लूंगा। ये आप ही करोगे और बहुत आसान है ये, तो मेरे को लग रहा है सब लोग कर लेंगे, इतना आसान है। मतलब आप बोलना मत कि इतना आसान क्यों दिया है, पर है आसान सच में। देखो, ब्लॉक ऑफ मास 10 kg, जब भी क्वेश्चन को पढ़ते हो ना फिजिक्स में, तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को हाईलाइट किया करो, सर्कल किया करो। उससे क्या होगा, क्वेश्चन को पढ़ने की स्पीड कम हो जाएगी। क्वेश्चन धीरे धीरे पढ़ोगे इत्मीनान से, तो सिली मिस्टेक अवॉइड करोगे, वरना करेक्ट को इनकरेक्ट और इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ते रहोगे। ठीक है, तो मैंने जैसे देखा, ब्लॉक ऑफ मास 10 kg अंडरलाइन कर लिया, स्ट्रिंग ऑफ मास 2 kg, स्ट्रिंग का भी मास दे रखा है, लेंथ स्ट्रिंग का कितना देखा है, बोले 1 मीटर दे रखा है। पूछा क्या है, स्ट्रेस बताना है वायर एट अ पॉइंट 40 सेंटीमीटर बिलो द सीलिंग। बिलो द सीलिंग, बहुत बार बच्चे जल्दबाजी में यहां से 40 सेंटीमीटर ना, बिलो द सीलिंग, समझ गए। यानी सीलिंग से अगर अपन देखें तो सीलिंग से देखने पे हमें यहां से 40 सेंटीमीटर पे, यहां से 40 सेंटीमीटर का मतलब हो जाएगा, बॉटम से अगर देखूंगा तो बॉटम से ऑटोमेटिकली कितना आएगा बेटा, 60 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि लेंथ ऑफ द रॉड कितनी देर की स्ट्रिंग दे रखी है, 1 मीटर, देखो इधर की। तो यानी कि ये 40 सेंटीमीटर आ गया, तो ऑटोमेटिकली ये कितना आ गया, 60 सेंटीमीटर। बोले ठीक है सर, अभी तक कोई दिक्कत नहीं। यानी मुझे क्या बताना था बेटा, मुझे यहां पर स्ट्रेस बताना था, स्ट्रेस इस पॉइंट पे। मैंने कहा स्ट्रेस का मतलब क्या था, फोर्स अपॉन एरिया। तो क्यों ना ये देखें कि बेटा इस पूरे पार्ट के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। अरे फोर्स किसकी वजह से लगेगा, इसके वेट की वजह से तो लगेगा। बोले हाँ सर, बात तो सही है। उनका ठीक है, क्वेश्चन खत्म अपना। सिग्मा इक्वल टू, आप वीडियो पॉज करके पहले सॉल्व कर लो, ऑल तो मैंने कर ही दिया ऑलमोस्ट, बट फिर भी अगर आप चाहो तो एफ बाई ए लिखेंगे। बेटा एफ के अंदर ध्यान से देखना, ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक हमें दे रखा है बेटा, इसका तो पूरा का पूरा मास आ जाएगा, पूरा का पूरा। और ये जो स्ट्रिंग है, इसके 60 सेंटीमीटर का मास आएगा। तो मैं लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखना, ब्लॉक का मास कितना दे रखा था बेटा, 10 kg, प्लस स्ट्रिंग का मास 2 kg 1 मीटर के लिए था, 2 kg फॉर 1 मीटर। मुझे कितने सेंटीमीटर के लिए चाहिए था, 60 के लिए। तो 60 सेंटीमीटर तो मीटर में कन्वर्ट कर दिया।
ये बेटा मास आया है, मास, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, जी से, वेट आ गया, डिवाइडेड बाय एरिया में क्या दे रखा है, एरिया में दे रखा है, तो एरिया हम क्वेश्चन में ऐड ऑन कर लेते हैं कि भाई हमको यहाँ पर एरिया जो आना चाहिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर बेटा एरिया को क्या लिख देंगे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां हटाते हैं, इसको लिख देते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट्स कन्वर्ट करनी पड़ेंगे, तो देखो ये कितना निकल के आएगा बेटा अपने पास, 120/100 मतलब 1.2, तो 10 + 1.2 का मतलब कितना हो गया, 11.2। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की अगर बात करेंगे तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, करेक्ट। ये किस में था, केजी। बेटा ये क्या निकल के आ जाएगा, अच्छा इनटू क्या कर देंगे, जी का वैल्यू बेटा कुछ नहीं बोला है तो क्या मान लेंगे, 9.8, 10, एनीथिंग क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, अकॉर्डिंगली विल गेट द आंसर। समझे बात को, तो हमने सिंपली क्या किया बेटा, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। यहां से हमें क्या निकल के आ जाएगा, स्ट्रेस निकल के आ जाएगा। फोर्स मतलब जो हैंगिंग पार्ट है, जहां पे स्ट्रेस निकालना है, उसके नीचे का पूरा वेट डिवाइडेड बाय उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है ये वाला क्रॉस सेक्शन, ये जो स्ट्रिंग बना रखी है ना, स्ट्रिंग का टॉप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। समझ गए बात को, जैसे अगर ये स्ट्रिंग होती तो ऐसे करके देखे तो ये वाला क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया होता है। ठीक है, क्लियर। तो इसको कॉपी कर लो, समझ लो, कोई चीज नहीं समझ आया बेटा दोबारा वीडियो देख लो, कमेंट बॉक्स में डाल दो, इफ एनी डाउट इज रिक्वायर्ड, मतलब इज देयर, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ठीक है, राइट। तो आप इसको कॉपी करो और मैं लेक्चर के साथ आगे बढ़ता हूं। ठीक है, आप पॉज करके कॉपी करो। ठीक है, तो ये एक और क्वेश्चन है आपके लिए, पहले आप सॉल्व करोगे, मैं क्वेश्चन समझाऊंगा, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, राइट। तो देखो हमें कह रहा है फाइंड शियर स्ट्रेस। पहले क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, शियर स्ट्रेस बाय 2 प्लेट्स कनेक्टेड बाय 4 रिवेट्स। ये बेटा ये जो दे रखे ना 4 बोल्ट्स, ये 4 रिवेट्स है, राइट, ऑफ डायामीटर 5 सेंटीमीटर ईच। डायामीटर दे रखा है इसका, यानी इस वाले पार्ट का डायामीटर, ठीक। और कह रहा है एज शोन आर व्हेन पुल्ड अवार्ड विद 100 न्यूटन फोर्स, मतलब इसे क्या किया जाएगा बेटा, 100 न्यूटन का फोर्स लगा करके, राइट, इनको पुल किया जाएगा एक दूसरे से दूर। तो मतलब आप ऐसे समझो कि जब मैं इसको पुल कर रहा हूं तो जो फोर्स लग रही है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की क्या लग रही है, पैरेलल लग रही है। मतलब ये कैसी तरह का क्वेश्चन हो गया बेटा, शियर स्ट्रेस का हो गया। तो हमें यही बताना है, ठीक है, कि शियर स्ट्रेस कितना होगा, ईटा। बेटा आप ऐसे समझो कि शियर स्ट्रेस का भी तो क्या ही फॉर्मूला होता है, वही F/A है। हम फोर्स की जब बात करेंगे तो फोर्स कितना है हमारे पास, 100 न्यूटन। एरिया के लिए आपको डायमीटर दे रखा है, तो आप एक बार ट्राई कर लो और मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ सोल्यूशन के साथ, फिर आप कर लेना, है ना, वीडियो पॉज करके ट्राई कर लेना। तो मैंने कहा फोर्स की जगह मैं लिख दे रहा हूँ बेटा 100 न्यूटन, ये फोर्स हो गया। एरिया की जब बात करता हूँ तो बेटा मैं ये वाला एरिया देख रहा हूँ, रिवेट, क्योंकि फोर्स तो खाली से रिवेट पे ही लग रही है ना, तो ये 4 एरिया चाहिए, तो डिवाइडेड बाय क्या करूंगा, 4 इंटू, बेटा देखो जब सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं तो जो एरिया निकल के आता है दैट इज व्हाट, एक सर्कल का पाई आर स्क्वायर, जिसे हम पाई d स्क्वायर बाय 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि बेटा एरिया क्या होता है, मतलब डायमीटर जो है उसका आधा कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, रेडियस मिल जाएगा। तो r की जगह d/2, स्क्वायरिंग करोगे तो पाई d स्क्वायर बाय 4। आपने आप बेटा देखो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड इफेक्टिवली यू विल गेट 4 मतलब 100 बाय पाई इंटू डायमीटर हमको दे रखा है 5 सेंटीमीटर्स, तो 5/100 मीटर में कन्वर्ट कर दिया इंटू स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा। सो फ्रॉम हियर हम लोग को क्या मिल जाएगा, शियर स्ट्रेस। इसको बेटा सिग्मा से ही डिनोट करना है, हमने बाय मिस्टेक ईटा लिख दिया था, ठीक है। तो इफेक्टिवली फ्रॉम हियर विल गेट द वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस। तो आप बस इतना समझो कि जब फोर्स टेंजेंशियली लगता है, ठीक है, तो टेंजेंशियल फोर्स डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 टाइप का एरिया। समझ गए, आई थिंक आई एम क्लियर बेटा, राइट। तो इस तरीके से हम लोग ना शेयर वाले क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, है ना। तो आपको बस है ना, देखो मैं बार बार कह रहा हूँ ये क्वेश्चंस मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, आपको राइट फॉर्मूला पता होना चाहिए और एक ये आइडिया होना चाहिए कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होती है। इसलिए मैं कुछ एक न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ सो दैट यू गेट एन आइडिया कि हाँ ठीक है ऐसा क्वेश्चन दिया है, इसका मतलब ये अप्रोच लगानी है। एक बार समझ लिया, अब दिमाग में फिट कर लिया, ठीक है। हमेशा क्वेश्चन से सीखना है बेटा, ट्राई टू लर्न फ्रॉम द क्वेश्चंस, वरना आप क्या करोगे, क्वेश्चंस करते जाओगे और 100 क्वेश्चन के बाद लगे यार 101 में फिर से फंस गए। कहते हैं कि यार सर पता नहीं चलता क्वेश्चन पढ़ के क्या करना चाहिए, वो तब आएगा जब आपने अपने दिमाग को बताओगे कि क्या करना है।
सो व्हेन यू रीड द क्वेश्चन, वंस यू सॉल्व इट, नाउ टेल योर ब्रेन कि हाँ ठीक है, योर ब्रेन इज अ क्लोजेट, मतलब एक अलमारी है, और ये क्वेश्चंस क्या है, कॉन्सेप्ट्स क्या है, छोटे छोटे कपड़े हैं, आप तरीके से उसमें जमा दोगे तो जब भी ढूंढना होगा एग्जाम में इजीली निकाल पाओगे, और बिल्कुल कूड़े की तरह भर दोगे तो फिर कभी एग्जाम में मिलेगा नहीं। तो बिल्कुल दिमाग को बताओगे हाँ ठीक है भाई, मेरे पास जब भी ऐसा हो कि फोर्स टेंजेंशियल लगे, रिवेट्स के केसेस आ जाए, तो मुझे क्या करना है, फोर्स अपन एरिया ही करना है, लेकिन एरिया को मल्टीप्लाई करना है 4 से, क्योंकि 4 रिवेट है। एरिया कौन सा लेना है, क्रॉस सेक्शन का एरिया लेना है, कौन सा स्ट्रेस निकल के आएगा, शियर स्ट्रेस निकल के आएगा। इस तरीके से टेल योर ब्रेन द एंटायर अप्रोच, राइट। तो आई थिंक आई एम वेरी लाउड एंड क्लियर, राइट। और अगर ये समझ आ गया बेटा तो उसको कॉपी कर लो एंड देन मूव फॉरवर्ड, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ेंगे हम अगले पार्ट के साथ, ठीक है। तो जो अगला पार्ट है वो हम अगले लेक्चर में लेके आएंगे। मैंने इस बार छोटे छोटे लेक्चर्स बनाए हैं, तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि छोटे छोटे पार्ट्स में बताऊँ, ताकि आप एट ए टाइम थोड़ा एब्जॉर्ब किया, फिर उसको रिवाइज किया, उसके बाद अगले लेक्चर पे गए, राइट। सो हियर आई कंक्लूड द वेरी फर्स्ट लेक्चर, जिसके अंदर मैंने आपको स्ट्रेसेस के बारे में बताया, बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में बताया, स्ट्रेसेस के बारे में बताया, और 2-3 न्यूमेरिकल्स हमने कर लिए। अब अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, स्ट्रेन देखेंगे, फिर स्ट्रेन के साथ साथ उस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी देखेंगे, एंड दैट वे 3 to 4 लेक्चर्स विल कंप्लीट द एंटायर चैप्टर, ठीक है। सो आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो से कुछ हेल्प जरूर हुआ होगा। इफ यू फील कि हाँ ये वीडियो काम का है, काफी हेल्प हो रहा है, देन डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, है ना, इसमें कोई पैसे नहीं लगते, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, करेक्ट। सो इफ विल शेयर विद देम, इट विल बी हेल्पफुल फॉर देम। बहुत बच्चों के पास पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, तो इट विल बी अ ग्रेट टूल, आई थिंक, राइट। एंड आई विल कीप ऑन ब्रिंगिंग गुड लेक्चर्स फॉर यू। थैंक यू सो मच, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, व्हाट ऑल जो भी होता है, राइट, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा, विल मीट अगेन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड।